नमस्कार। आज हम नक्शे पर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो साइज में भी बड़ी है और जिसका इतिहास और असर भी आप कह सकते हैं काफी गहरा है। अल्जीरिया। हमारे पास ना इस विशाल उत्तरी अफ्रीकी देश का एक विस्तृत ब्यौरा है जो मतलब इसके भूगोल से लेकर संस्कृति और अर्थव्यवस्था तक कई पहलुओं को छूता है। हाँ, काफी कुछ है इसमें। तो आज हम मिलकर इस जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे ताकि अल्जीरिया की कहानी के जो सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से हैं वो हमारे सामने आ सकें। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं, अल्जीरिया सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। हाँ, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो अल्जीरिया का एक तरह से पूरा परिचय देते हैं। कहाँ बसा है, इतिहास कैसा रहा है, सरकार कैसे चलती है, लोग कैसे रहते हैं, पैसा कहाँ से आता है और दुनिया में इसकी जगह क्या है। हमारा काम है इसमें से वो जरूरी बातें निकालना जो अल्जीरिया को समझने में हमारी मदद करें। सही, कोशिश यही रहेगी। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें। राजधानी है अल्जियर्स, भूमध्य सागर के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। हाँ। और जैसे मैंने कहा, क्षेत्रफल लगभग 23,82,000 वर्ग किलोमीटर। सोचिए जरा, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 70%। बहुत बड़ा है वाकई। हाँ, जनसंख्या करीब 4.5 करोड़ है। पड़ोसियों की लिस्ट भी लंबी है। उत्तर में भूमध्य सागर है, पूरब में ट्यूनीशिया और लीबिया, पश्चिम में मोरक्को और वो पश्चिमी सहारा वाला विवादित क्षेत्र है ना। हाँ, वो इलाका। और दक्षिण में माली, नाइजर और मॉरिटानिया। वाकई एक अहम चौराहे पर बसा है ये देश। बिल्कुल सही कहा। और ये जो विशाल क्षेत्रफल है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अल्जीरिया के आप कह सकते हैं चरित्र का हिस्सा है। इसमें गजब का विरोधाभास है। अच्छा, कैसे? देश की ज्यादातर जिंदगी बसती है, मतलब शहर, खेती सब उधर ही है ज्यादातर। और दूसरी तरफ दक्षिण में वो अंतहीन सा लगने वाला सहारा रेगिस्तान है जो देश के 80% से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है। 80%? हाँ, ये दो दुनियाएं एक ही देश में हैं। साथ ही भूमध्य सागर पर इसकी जो लंबी तटरेखा है वो इसे यूरोप से जोड़ती है और सहारा के जरिए ये पश्चिम और मध्य अफ्रीका से जुड़ता है। तो लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक हुई। बिल्कुल। ये लोकेशन इसे व्यापार, संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। इस भूगोल पर सदियों से इतिहास की परतें जमती आई हैं। स्रोत बताते हैं कि यहाँ की जड़ें प्राचीन बर्बर, जिन्हें अमेज़ीग भी कहते हैं, उन जनजातियों तक जाती हैं। हाँ, बहुत पुरानी जड़ें हैं। फिर इतिहास के पन्नों पर रोमन साम्राज्य के निशान मिलते हैं। फिर अरबों का आगमन हुआ जिसने इस्लाम और अरबी भाषा को यहाँ फैलाया। और फिर लंबे समय तक ऑटोमन साम्राज्य का भी प्रभाव रहा। हाँ, कई सल्तनतें आईं और गईं। लेकिन आधुनिक अल्जीरिया को समझने के लिए सबसे अहम मोड़ शायद 1830 में आया, जब फ्रांस ने यहाँ कब्जा जमा लिया और इसे अपना उपनिवेश बना लिया। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था। और फिर करीब 13 साल बाद उसी फ्रांसीसी शासन से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। 1954 से 1962 तक चला अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास के सबसे रक्त रंजित और मुश्किल आज़ादी के संघर्षों में से एक माना जाता है। हाँ, बहुत भारी कीमत चुकाई थी उन्होंने। इसमें लाखों लोगों की जानें गईं और आखिरकार 1962 में अल्जीरिया ने आज़ादी हासिल की और एक गणराज्य के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये महज एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक राष्ट्र का, कह सकते हैं, दर्दनाक पुनर्जन्म था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, दर्दनाक पुनर्जन्म। इस स्वतंत्रता संग्राम का महत्व अल्जीरिया के लिए सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये उसकी आत्मा का हिस्सा है। इसने आधुनिक अल्जीरिया की पहचान को गढ़ा है। आप आज भी वहाँ की राजनीति, समाज, साहित्य, कला, यहाँ तक के लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में उस संघर्ष की गूंज सुन सकते हैं। अच्छा। औपनिवेशिक काल के जख्म और आज़ादी के लिए चुकाई गई भारी कीमत ने एक मजबूत राष्ट्रीय भावना पैदा की है। ये उनके लिए गर्व का स्रोत भी है और एक निरंतर याद दिलाने वाला अनुभव भी कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है। हाँ, ये तो है। ये संघर्ष सिर्फ फ्रांस के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने की लड़ाई भी थी। हाँ, और ये संघर्ष की छाप शायद आज भी उनके फैसलों और वैश्विक नजरिए में दिखती होगी। बिल्कुल दिखती है। चलिए अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद देश कैसे चलता है। शासन व्यवस्था की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि अल्जीरिया में एक अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है। हाँ, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका मतलब है कि यहाँ एक राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और जिनके पास काफी शक्तियां होती हैं, खासकर विदेश नीति और रक्षा जैसे मामलों में।
और एक प्रधानमंत्री भी हैं जो सरकार के रोजमर्रा के कामकाज के मुखिया होते हैं। शक्तियों का बंटवारा है। हाँ, और संसद के 2 सदन हैं, नेशनल पीपल्स असेंबली मतलब निचला सदन और काउंसिल ऑफ द नेशन यानी ऊपरी सदन। ठीक है। भाषा और धर्म पर आएं तो आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, अरबी और बर्बर भाषा का एक मानकीकृत रूप जिसे तमाज़िग्द कहते हैं। हाँ, तमाज़िग्द। ये जानना दिलचस्प है कि तमाज़िग्द को हाल के वर्षों में ही आधिकारिक दर्जा मिला है, जो देश की प्राचीन बर्बर जड़ों को मान्यता देने की तरफ एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि फ्रांसीसी भाषा का इस्तेमाल अब भी प्रशासन, व्यापार और उच्च शिक्षा में काफी होता है, जो औपनिवेशिक अतीत की एक स्थायी विरासत है। हाँ, वो प्रभाव अभी भी है, क्या कि बहुस्तरीय पहचान को दर्शाती है। हम्म। अरबी और इस्लाम का गहरा प्रभाव है, जो अरब दुनिया से इसके जुड़ाव को दिखाता है। तमाज़िग्द को आधिकारिक दर्जा देना देश की स्वदेशी बर्बर या अमेज़िग पहचान को स्वीकार करना और सम्मान देना, ये कोई छोटी बात नहीं। ये सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है। सही कहा। और फ्रेंच भाषा का बना रहना, ये सिर्फ एक भाषा का मामला नहीं, ये उस जटिल और अक्सर दर्दनाक औपनिवेशिक इतिहास की गवाही है जिससे अल्जीरिया आज भी एक तरह से जूझ रहा है और संवाद कर रहा है। ये तीनों भाषाएं मिलकर अल्जीरिया की कहानी के अलग-अलग अध्याय सुनाती हैं, है ना? ये वाकई एक जटिल ताना बाना है। अब जरा देश की आर्थिक सेहत पर नजर डालते हैं। स्रोत बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वो तेल और प्राकृतिक गैस है। हाँ, ये तो जगजाहिर है। देश की ज्यादातर कमाई इन्हीं से होती है। इसी वजह से अल्जीरिया ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का एक अहम सदस्य भी है। ओपेक का मेंबर। ये वो संगठन है जो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति और कीमतों पर असर डालता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीन के नीचे सिर्फ तेल और गैस ही है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ फॉस्फेट, लौह अयस्क जैसे दूसरे खनिज भी मिलते हैं। हाँ, कुछ और भी है। खेतीबाड़ी और निर्माण का क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, हालांकि इनका हिस्सा तेल और गैस के मुकाबले काफी कम है। देश की मुद्रा अल्जीरियाई दियार है। यहाँ अर्थव्यवस्था की कहानी में एक बड़ा लेकिन है। तेल और गैस पर ये जो भारी निर्भरता है ना, हाँ, ये एक तरह से दो-धारी तलवार है। एक तरफ इसने अल्जीरिया को दशकों तक अच्छा खासा राजस्व दिया है, जिससे देश में बुनियादी ढांचा बनाने और सामाजिक कार्यक्रम चलाने में मदद मिली। ये एक वरदान जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन दूसरी तरफ यही निर्भरता अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल बाजार के उतार चढ़ाव का, आप कह लीजिए, बंधक बना देती है। अच्छा। जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। ये एक ऐसी नकेल है जो अल्जीरिया को वैश्विक बाजार से बांध देती है। ये तो मुश्किल है। इसीलिए जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, अल्जीरिया सालों से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब दूसरे उद्योगों जैसे कृषि, पर्यटन या तकनीक को बढ़ावा देना। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब तेल का पैसा आसानी से आता रहा हो। ओपेक की सदस्यता इसे वैश्विक मंच पर ताकत तो देती है, लेकिन ये विविधीकरण की चुनौती को और भी उजागर करती है। असली परीक्षा इसी नकेल को ढीला करने की है। ये निर्भरता वाकई एक बड़ी चुनौती है। खैर, अर्थव्यवस्था की इन गंभीर बातों से हटकर अब जरा अल्जीरिया के संस्कृति की जीवंत दुनिया में झांकते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ की संस्कृति में भी अरब, बर्बर और कुछ हद तक फ्रांसीसी और भूमध्य सागरीय प्रभावों का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। मिला जुला असर है। और जब संस्कृति की बात हो तो राई संगीत का जिक्र कैसे ना हो। ये अल्जीरिया की पहचान बन चुका है और दुनिया भर में मशहूर है। अरे हाँ, राय, बिल्कुल। कहते हैं इसकी शुरुआत सामाजिक टिप्पणी और युवाओं के जज्बातों की आवाज के रूप में हुई थी। हाँ, ओरान शहर से जुड़ा है ये काफी। इसके अलावा स्रोत पारंपरिक कपड़ों जैसे कफ्तान और बरनूस का जिक्र करते हैं। खाने में मसालेदार स्वाद पसंद किए जाते हैं और पुदीने वाली मीठी चाय, मिंट टी, मेहमान नवाजी का अहम हिस्सा है। चाय तो बहुत पीते हैं वहाँ। अल्जीरिया के फिल्म इंडस्ट्री का भी एक दौर रहा है और यहाँ का साहित्य और कला भी काफी समृद्ध है। शहरों की बात करें तो राजधानी अल्जीयर्स तो है ही, जिसे सफेद शहर भी कहते हैं। हाँ, ला विल ब्लांश। फिर है ओरान, जो राय संगीत का गढ़ और एक बड़ा बंदरगाह है। इसे सांस्कृतिक राजधानी भी मानते हैं। कॉन्स्टेंटाइन अपने गहरे खड्डों पर बने नाटकीय पुलों के लिए जाना जाता है। वो पुल तो वाकई देखने लायक है। और दक्षिण में सहारा के दरवाजे पर बसा घरदाया शहर है, जो अपनी अनोखी वास्तुकला
और मोज़ाबाइट बर्बर संस्कृति के लिए मशहूर है। बहुत अच्छे से बताया आपने। ये सांस्कृतिक तत्व दिखाते हैं कि अल्जीरिया सिर्फ तेल और गैस या इतिहास की तारीखों का देश नहीं है, बल्कि जीती जागती सांस लेती हुई संस्कृति का घर है। बिल्कुल। राय संगीत का उदाहरण लें। ये कैसे ओरान जैसे शहर की गलियों से निकलकर पेरिस और दुनिया भर के कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंच गया। ये अपने आप में भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी है। हाँ, कमाल है तो। ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अक्सर सामाजिक मुद्दों और युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं का आईना भी रहा है। हाँ, और जो शहरों की विविधता आपने बताई, अल्जियर्स का कॉस्मोपॉलिटन अंदाज, कॉन्स्टेंटाइन का नाटकी भूगोल, खरदाया की रेगिस्तानी विरासत, ये सब मिलकर ही तो अल्जीरिया की पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही। हर शहर देश की कहानी का एक अलग पन्ना खोलता है। बिल्कुल। और अब उस हिस्से की बात करते हैं जो अल्जीरिया का सबसे बड़ा भौगोलिक सच है, सहारा रेगिस्तान। हाँ, सहारा। स्रोत बताते हैं कि देश का 80% से ज्यादा हिस्सा यही रेगिस्तान है। ये सिर्फ खाली बंजर जमीन नहीं है। यहाँ रेत के विशाल टीले हैं, चट्टानी पठार है और बीच बीच में नखलिस्तान यानी ओएसिस भी है, जहाँ जिंदगी पनपती है। जिंदगी है वहाँ भी। पर्यटन के लिहाज से भी इलाका अहमियत रखता है। लोग यहाँ ऊंट की सवारी करने, तारों भरी रातें देखने और तसीली नजैर जैसी जगहों पर वो पुरानी रॉक आर्ट देखने आते हैं। हाँ, वो पेंटिंग्स तो हजारों साल पुरानी हैं। ये रेगिस्तान अल्जीरिया की पहचान का एक अभिन्न अंग है, इसमें कोई शक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अल्जीरिया काफी सक्रिय भूमिका निभाता है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये ओपेक का सदस्य है। हाँ। इसके अलावा ये अफ्रीकी संघ, अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है। इन मंचों पर इसकी आवाज सुनी जाती है। और भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो अल्जीरिया की अहमियत और भी बढ़ जाती है। फ्रांस, जो पूर्व औपनिवेशिक शक्ति है, उसके साथ इसके रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। ऐतिहासिक जुड़ाव भी है, तनाव भी, और गहरा आर्थिक और सांस्कृतिक लेन देन थी। वो तो हो गई। ये रिश्ते आज भी दोनों देशों की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं पड़ोसी मोरक्को के साथ पश्चिमी सहारा के मुद्दे पर लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। हाँ, वो मुद्दा अक्सर खबरों में रहता है। ये एक पेचीदा क्षेत्रीय विवाद है जिसके बारे में स्रोत भी जिक्र करते हैं, और ये उत्तरी अफ्रीका की स्थिरता के लिए मायने रखता है। हमें यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेना है, जाहिर है, बस ये जानना जरूरी है कि ये एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल। कुल मिलाकर अपने आकार, लोकेशन, ऊर्जा संसाधनों और इतिहास के कारण अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके फैसलों का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। तो आज हमने अल्जीरिया की एक काफी कह सकते हैं विस्तृत तस्वीर देखी। हमने समझा कि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जिसका भूगोल जितना विशाल है उतना ही विविध भी, भूमध्य सागर के तट से लेकर सहारा के रेगिस्तान तक। हमने देखा कि कैसे इसके इतिहास, खासकर वो दर्दनाक स्वतंत्रता संग्राम, ने इसकी आज की पहचान गढ़ी है। अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो एक ताकत भी है और कमजोरी भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी संस्कृति अरब, बर्बर और अन्य प्रभावों से मिलकर बेहद जीवंत और समृद्ध है, जिसका प्रतीक रे संगीत है। और आखिर में हमने देखा कि सहारा रेगिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी रणनीतिक स्थिति इसे एक अहम देश बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस सारी जानकारी को समेटते हुए एक सवाल मन में उठता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? अल्जीरिया के पास इतना बड़ा आकार है, जमीन के नीचे दौलत है और आज़ादी के संघर्ष से उपजी एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान है। ऐसे में जब ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को तेल की बैसाखी से उतारकर दूसरे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जब उसे पड़ोसियों के साथ जटिल रिश्तों को साधना है, और जब उसे अपनी अनूठी अरब, बर्बर, भूमध्य सागरीय पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाना है, तो भविष्य में इसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और कौन से नए अवसर खुल सकते हैं? ये संतुलन साधना ही शायद आने वाले समय में अल्जीरिया की कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय होगा।